नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें और आपको कोई घुमा फिरा ना सके। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कहीं बाहर जाता हूं, बहुत सारे लोग सबसे कॉमन बात ये कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का न्यूज में इंटरेस्ट लौट आया है। छोटे छोटे बच्चे न्यूज देख रहे हैं। 5वीं की एक बच्ची कल मिली, वो भी नहीं देखती है। पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि अब बच्चों का न्यूज में दिल लग रहा है और वो सीख रहे हैं। तो न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, सब साथ में दिखाती है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया। आज आपको बताने वाला हूं कि केजरीवाल, ओवैसी, मायावती क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को 350 सीट तक पहुंचाएंगे। 350 सीट्स नरेंद्र मोदी के लिए क्या इनकी वजह से आएगी। 2024 का रिजल्ट 2022 में ही बता देने वाला चैप्टर आपके लिए आज लेकर आया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर देखिएगा। साथ ही आपको आज एक इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी आरक्षण पर। आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है। रिजर्वेशन पर सबसे जरूरी क्लास आज लगेगी, जरूर देखिएगा। फिर कोहली का वो सीक्रेट फूड जिसे खाकर रन बनने लगे, वो कौन सा फूड है, क्या जादुई है उसमें, आज उसके बारे में बताऊंगा। और फिर वो बाइक जो बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बना सकी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहली क्लास। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सतीश जारकीहोली। इन्होंने हिंदू शब्द को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। सतीश जारकीहोली ने कहा कि हिंदू शब्द हिंदी का है ही नहीं। इन भाई साहब के हिसाब से यह फारसी भाषा से आया और इसका मतलब बहुत गंदा होता है। बीजेपी ने इस बयान पर कांग्रेस पर हमला किया, कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने अपने ही नेता के बयान की निंदा कर दी। कांग्रेस ने कहा कि जारकीहोली का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस हर धर्म का सम्मान करती है। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ रही है। बीजेपी गुजरात यूनिट ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है, अपील की है कि योगी आदित्यनाथ की ज्यादा से ज्यादा रैलियां गुजरात में की जाएं। गुजरात बीजेपी को लग रहा है कि साफ और स्पष्ट बोलने के कारण योगी आदित्यनाथ की बात मतदाताओं तक पहुंचेगी। इसके अलावा योगी की हिंदूवादी छवि और कानून व्यवस्था को लेकर जो उनका सख्त रवैया है, इसका गुजरात में इंपैक्ट पड़ेगा, फायदा होगा बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें हाईकोर्ट ने अवैध खनन के मामले में सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्य की जीत हुई। केरल में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब जलाकर ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी प्रदर्शन का समर्थन किया। केरल के कोझिकोड में टाउन हॉल के बाहर 50 महिलाएं, इन्होंने एक दल बनाया, हिजाब जलाया, प्रदर्शन किया। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे देश में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहे। उपचुनाव के नतीजे आए तो शिवसेना का उद्धव गुट उत्साहित है। आदित्य ठाकरे ने सोमवार को यहां तक कह दिया कि आने वाले महीने एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला में रैली के दौरान राज्य के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया। पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे ने भी यह दावा किया था, लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि जिस उपचुनाव के नतीजे पर वो खुश हो रहे हैं, वहां उनके कैंडिडेट के सामने बीजेपी या एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस किसी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों ने अपना पहला शिकार किया। 50 दिन के क्वारंटीन के बाद कल बाड़े से दोनों चीते छोड़े गए थे। अब बाहर गए हैं तो अपना खाना खुद ढूंढना होगा, तो चीतों ने अपना पहला शिकार हिरण को बनाया। सितंबर महीने में 8 चीते नामीबिया से लाए गए। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत करते हुए पुतिन ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि यह जरूरी नहीं बड़े शहर को निशाना बनाया जाए। पुतिन के इस बयान को नई धमकी की तरह देखा जा रहा है। तो दिन भर की बड़ी खबरों का हो गया रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें 2024 के रिजल्ट के बारे में 2022 में ही बता देने वाला चैप्टर।
भाई सबका इंटरेस्ट देश में इस बात में है कि 2024 में भारत में किसकी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केसीआर वगैरह वगैरह तमाम नाम घूम रहे हैं। क्या होगा 2024 में? लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी से कर रहे हैं। 2024 की चुनावी पिक्चर कैसे दिखने वाली है, इसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जो आपने नहीं देखा होगा। आज हम पाठशाला में आपको दिखाएंगे, और देखा होगा तो उसकी कहानी नहीं समझ पाए होंगे, कहानी हम समझाएंगे। क्योंकि इस ट्रेलर में जो कहानी है उससे पता चल रहा है कि जो लोग नीतीश कुमार के पाला बदलने से 2024 के चुनाव को पलटता हुआ देख रहे थे कि अब तो खेल हो गया बॉस, बिहार में रोक देंगे, खत्म, नीतीश जी आ गए, या फिर जो लोग 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए माहौल बना रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस और राहुल गांधी को 2024 से पहले रिवाइव होते हुए बता रहे हैं, वो सब लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं आज आपको पाठशाला में पता चलेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश के 6 राज्यों में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं, और वो नतीजे जो बता रहे हैं आज उसकी डिटेलिंग आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल, ओवैसी, मायावती वगैरह वगैरह मिलकर अगर 2024 में संभव है कि नरेंद्र मोदी को 350 सीट जितवा दे। क्यों ऐसा लग रहा है? भाई पॉलिटिक्स से लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आज की तारीख में 2022 में? इस उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। बीजेपी इस वक्त भी विपक्ष से बहुत आगे है, लीड कर रही है, और कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, यह आपको पता है। क्षेत्रीय दलों ने 3 सीटें जीती, यह आपको पता है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, उनका खाता नहीं खुला, यह भी आपको पता है। वो भारत जोड़ने में व्यस्त हैं, भारत उनसे जुड़ना ही नहीं चाह रहा है, सीट ही नहीं दे रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं जो आपको इन नतीजों में नहीं दिखा या आपको नहीं पता, और कैसे वो 2024 से कनेक्टेड। देखिए उपचुनाव में 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को बेचैन कर दिया। नीतीश कुमार को तो नींद ही नहीं आई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे उन्होंने शराब नीति जो है वो थोड़ी ढीली की है, उसकी वजह यह भी हो सकती है। देखिए जो 3 राज्य आपको कह रहा हूं जो 2024 के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और कल के उपचुनाव के नतीजों में उनको समझा जाना चाहिए। एक है बिहार। भाई सारी कहानी यही थी ना कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ गए, नीतीश कुमार की जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस साथ आ गए, मामला खत्म, बीजेपी खत्म, वहां पे 40 सीट का नुकसान कर देंगे, बस हो गया खत्म। अब क्या, फिर कुछ बचा? नरेंद्र मोदी जाएंगे झोला उठा के, जो कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओडिशा, नवीन पटनायक का गढ़ है, यहां कोई हिला नहीं सकता, लेकिन नतीजे क्या कह रहे हैं? और तीसरा राज्य जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है तेलंगाना, जहां के मुख्यमंत्री और असदुद्दीन ओवैसी के खास दोस्त केसीआर बड़ा सपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। और ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष सत्ता में है, विपक्ष की सत्ता है। बिहार में जेडीयू प्लस आरजेडी, ओडिशा में बीजेडी और तेलंगाना में टीआरएस। तीनों राज्य ऐसे हैं जहां के नेताओं को पीएम की रेस में भी गिना जाता है। भाई बिहार जिनकी बात हो रही है, यहां से नीतीश जी अपना सपना संजो लिए हैं कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। फिर चर्चा ये होती है कि नवीन बाबू जो है वो भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की रेस में, हालांकि वो बड़े शांत व्यक्ति हैं, वो इतना ज्यादा इसका लोड लेते नहीं है। और तीसरे केसीआर हैं। तो तीनों राज्य ऐसे हैं जिनका लोग जो है वो पीएम इन वेटिंग है, ये अपने आप को मानते हैं, या इनकी चर्चा होती है कि ये पीएम बन सकते हैं। अब इन तीनों राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी हैं? बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, एलएस लोकसभा सीट, और इसमें पिछली बार बीजेपी को कितनी आई थी? बीजेपी को इसमें से 17 सीट आई, 70। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट, और इसमें से बीजेपी को कितनी मिली थी? इस 21 में से 8 सीट बीजेपी को गई। तेलंगाना में 17 सीट है, 17 सीट, और इसमें से बीजेपी के पास कितनी गई थी? 4 सीट। यानी अगर आप टोटल देखिएगा तो यहां पर 78 सीट इन 3 राज्य में है, जिसमें से बीजेपी के खाते में देखिएगा तो 17
प्लस 8 25, 4 29, यानी 29 सीट किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी 78 में से, जिसकी हम बात कर रहे हैं जिन 3 राज्यों की। तो बीजेपी अगर यहां गेन कर ले और बाकी जगह बेहतर परफॉर्म करे तो 350 तक पहुंच सकती है। अब ये कैसे होगा, जरा इसको समझिए। पहले आपको बिहार का बताता हूं। बिहार में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, तब से लोग यही बता रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं, खत्म। जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जाता था कि बीजेपी का हाल हुआ था, तीनों साथ आ गए थे, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी खत्म हो जाएगी विधानसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का भी वही हाल, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के महागठबंधन का 3 महीने में ही टेस्ट हो गया। और जब 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ, आपको सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सीट है गोपालगंज, यहां बीजेपी को जीत मिली, महागठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया, जबकि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब मिलकर लालू राबड़ी के होम डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी को जीतने से नहीं रोक पाए। अभी डिटेलिंग बताऊंगा, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी जीत है ये। और फिर मोकामा की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गई। अब इस हार में भी कहानी है। यह सीट बाहुबली अनंत सिंह की सीट रही। अब यहां से उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ रही थी, और इस बार जेडीयू भी साथ में थी। पिछली बार जेडीयू साथ नहीं थी, अनंत सिंह अकेले अपने दम पर आरजेडी से लड़े। अब जरा डिटेलिंग में जाता हूं, देखिए कितनी गहरी कहानी इसमें छुपी हुई है, जो आपको 2024 का इशारा देगी। मोकामा, और यह कहां की सीट है? बिहार की सीट है। इसको समझिए, बहुत जबरदस्त कहानी बता रहा हूं। 2020 यहां से अनंत सिंह जीते, और मार्जिन क्या था? 35,000 वोट से जीते। और अनंत सिंह किसके कैंडिडेट थे? आरजेडी के। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत का अंतर 2022 जीत का अंतर 16,000 से जीती वोट से। अब आप देखिए, जब अनंत सिंह अकेले अपने बूते सिर्फ आरजेडी से लड़े, जेडीयू उनके साथ नहीं थी, तब वो 35,000 वोट के अंतर से जीते। लेकिन जब उनके साथ जेडीयू खड़ी हो गई और बीजेपी से सीधा मुकाबला हुआ, तो उनका मार्जिन घट गया, जबकि लड़ उनकी पत्नी रही थी, कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं था। सेंटीमेंट वोट मिल सकता था, घर की बात थी। तब भी 19,000 वोट गिर गया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वोट मिला कितना। 2022 में आप देखेंगे बीजेपी को जो वोट गया है, वो गया है 63,003 वोट बीजेपी को। और आरजेडी को कितना मिला, जिनके साथ जेडीयू भी खड़ी थी? 79,744 वोट। जबकि 2020 के चुनाव में अनंत सिंह जब आरजेडी से लड़ रहे थे, तब उनको कितना मिला था? 2020 का देखिए, तब आरजेडी को वोट मिला था 78,721 वोट। और 2020 का जब रिजल्ट आप देखेंगे, तो इसी में 2020 में जेडीयू अलग थी, उसको वोट मिला था 42,964 वोट, और एलजेपी को मिला था 13,331 वोट, और आरएलएसपी को मिला था 4,000 वोट। अब अगर आप 2020 के नतीजे के हिसाब से जाएं, तो आरजेडी जो है, आरजेडी ये साथ आ गई, जेडीयू साथ आ गई, आरएलएसपी साथ आ गई, तो इन तीनों का वोट अगर आप जोड़ दें 78,000, 42,000 और 4,000, तो कायदे से यहां आरजेडी को कैंडिडेट को करीब 1.25 लाख वोट मिलने चाहिए, 1.25 लाख। पर आरजेडी के कैंडिडेट का वोट कितना बढ़ रहा है? आरजेडी के कैंडिडेट का वोट 78,721 से बढ़कर 79,744 हो रहा है, यानी करीब 1,000 वोट का गेन है। बस सब साथ आ गए तब 1,000 का गेन। और वो पार्टी बीजेपी जो पहली बार वहां लड़ रही है,
उसके साथ जेडीयू भी नहीं, उसको सीधा 63,000 वोट मिल गया बॉस। और ये तो तब है जब ये उपचुनाव है, ये तो तब है जब नरेंद्र मोदी का नाम अभी वहां है ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी के फेस पर वहां वोट मांगा जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये तीनों मिलकर लड़ लेंगे कांग्रेस वगैरह सब, तो खत्म मामला। ये तो नहीं दिख रहा, यहां तो बीजेपी का गेन दिख रहा है। ये जेडीयू के 42,000 सीट जो है, वोट जो है, वो तो इधर ट्रांसफर होने चाहिए थे, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गए भाई, और उन्होंने अपना गेन अलग कर लिया। तो यानी उत्तर प्रदेश में जैसे सपा बसपा साथ आकर नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को, कमोबेश मोकामा का रिजल्ट कह रहा है कि वैसा ही हाल 2024 में बिहार में हो जाएगा। अब गोपालगंज सीट के बारे में सुनिए। गोपालगंज में जो रिजल्ट है, वहां बीजेपी को 1794 वोट से जीत मिली। बीजेपी को 70,053 वोट मिले गोपालगंज के अंदर, आरजेडी को 68,259 वोट मिले और बीजेपी जीत गई। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्प यह है कि ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी को भी काफी वोट मिले और यहीं से आरजेडी का खेल हो गया। बीजेपी को 70,053 वोट मिला, आरजेडी को 68,259, लेकिन उसके बगल में देखिए एआईएमआईएम को मिले 12,214 वोट और बीएसपी को मिले 8,854 वोट। अगर ये सारे वोट आरजेडी को ट्रांसफर हो जाते तो आरजेडी जीत जाती। लेकिन बीएसपी से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रही थी वो कौन थी? सुनिएगा तो हंसी आ जाएगी। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा यानी लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी थी। यानी तेजस्वी के मामा मामी ने नुकसान कर दिया घर में, बाकी बचे ओवैसी भाईजान, उन्होंने तेजस्वी का बड़ा नुकसान किया। जितने वोट से तेजस्वी की पार्टी गोपालगंज में हारी, उससे 7 गुना वोट ओवैसी की पार्टी को मिल गए। तो अभी तक बिहार का रिजल्ट यह कह रहा है कि बीजेपी अपने बूते खड़ी होती दिख रही है। जेडीयू का वोट सीधे सीधे आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा, वो बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। और ये जो महागठबंधन है, इसमें महाछेद करने के लिए ओवैसी जैसे लोग बिहार में मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत दिलचस्प है कि बिहार में जो लोग सपना संजो रहे हैं कि बस हो गया खेल खत्म, अब नीतीश जी पीएम की कुर्सी पर, कहानी वैसी बनती दिख नहीं रही है बॉस। ये तो लग रहा है ओवैसी बीजेपी की सीटें बिहार में बढ़वा देंगे। और वो क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव भाई? ये लोग कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, आप बस जो है वो हम एग्जाम टॉप कर जाएंगे, लेकिन आप बस कह दीजिए कि क्लास में और कोई एग्जाम ही नहीं देगा। अरे काहे नहीं देगा भाई? दूसरे क्या ऐसे ही बैठे हैं? अब दूसरे राज्य की बात करता हूं जहां विपक्ष की सरकार है, वो राज्य है ओडिशा। यहां पर 2009 के बाद से पहली बार हुआ कि सत्ताधारी बीजेडी किसी उपचुनाव में हार गई। 2009 के बाद यह पहला मौका है। भले वो चुनाव में सीट हार जाती हो, लेकिन जब वहां बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, तो बीजेडी जीतते ही जीतती है। बीजेपी नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस बार बीजेडी भी हार गई। ओडिशा की धामनगर सीट पर उपचुनाव हुआ। यह सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी के विधायक के निधन से सीट खाली हुई और जब उपचुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले कहीं बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। धामनगर में बीजेपी को 80,351 वोट मिले, बीजेडी को 70,470, यानी बीजेपी 9,881 वोट से चुनाव जीत गई। जबकि 2020 में बीजेपी की जीत का अंतर करीब 5,000 वोट था। यानी ओडिशा में बीजेपी ने इतिहास पलट दिया। हर बाई इलेक्शन जो है वो बीजेडी जीतती थी। न सिर्फ बीजेडी हारी, बल्कि बीजेपी ने अपना जीत का अंतर भी बढ़ा लिया, जो ओडिशा की कहानी बयां कर रहा है 2024 में क्या हो सकता है। तीसरा राज्य है तेलंगाना, जहां मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनके ही राज्य में आईना दिखा दिया। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव में बीजेपी हार गई, लेकिन चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती साफ दिख रही है। मनुगोडे सीट पर बीजेपी टीआरएस से 10,309 वोट से हार गई। लेकिन बीजेपी को वोट कितना मिला बॉस? 86,697 वोट। जबकि 2018 में बीजेपी को कितना वोट मिला था? सुन के आप हैरान रह जाएंगे, 12,704 वोट। तो बीजेपी का जंप देखिए तेलंगाना के अंदर
2018 बीजेपी को वोट कितना मिलता है? 12,704। और 2022 में उपचुनाव में बीजेपी का जो वोट है वो बढ़कर हो जाता है 86,697। मतलब करीब 74 वोट का गेन है, करीब करीब आसपास। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि जिस तेलंगाना में बीजेपी को ज्यादा सीटें लोकसभा में नहीं आई थी, वहां तो लग रहा है इस बार बीजेपी घर में घुस रही है। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ताधारी टीआरएस के लिए बड़ा खतरा बीजेपी बनेगी। अब कांग्रेस नहीं दिख रही वहां। कांग्रेस का हाल यह है कि मुनुगोडे सीट को कांग्रेस बचा ही नहीं पाई। 2018 के चुनाव में मुनुगोडे सीट कांग्रेस ने टीआरएस से करीब 22,000 वोट्स के अंतर से जीत ली थी। 2022 के उपचुनाव में कांग्रेस को केवल 23,906 वोट मिले और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और यह तब है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में कई दिनों से चल रही है। भाई उधर ही हैं, दक्षिण में ही हैं। वो जो तस्वीर आपको कोड़े मारते दिखाई थी, वो तेलंगाना की दिखाई थी। उन्होंने कोड़े मारे, पब्लिक ने पार्टी को कोड़े मार दिए, वोट ही नहीं दिया। और राहुल गांधी वहां दक्षिण में है, गुजरात को भूलकर फिर भी वहां पर उनकी सीट चली गई। तो तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी रिप्लेस कर रही है, ये दिख रहा है। इससे आप 2024 को कनेक्ट कर सकते हैं। 2024 के लिहाज से यह भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का हाल यह हो गया है कि वो बची खुची सीटें भी गंवा रही है। इस उपचुनाव की 7 सीटों में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। इसमें से 2 सीट कांग्रेस के पास पहले से थी, कांग्रेस ने ये 2 भी गंवा दी। एक सीट मुनुगोडे, जिसके बारे में आपको बताया, दूसरी सीट हरियाणा के आदमपुर की है, जहां से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन किया तो सीट खाली हो गई। अब जरा हरियाणा की आदमपुर सीट को देखिए, वहां का रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदमपुर ये कहां है भाई? ये है हरियाणा में। यहां की सीट का रिजल्ट देखिए। यहां बीजेपी को मिलता है कितना वोट? बीजेपी को मिला 67,376 वोट। कांग्रेस को कितना वोट मिला भाई? 51,752 वोट। अब आप देख रहे हैं, मतलब मार्जिन अच्छा है, करीब 15-16 हजार के मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। और इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी बहुत माहौल बनाया। लेकिन जब नतीजा आया तो आम आदमी पार्टी को, जो कि हरियाणा केजरीवाल जी का गृह प्रदेश है, वहां इनकी जमानत जब्त हो गई और इनको मिले 3,420 वोट आम आदमी पार्टी। यह हरियाणा उपचुनाव का नतीजा है। अब जब आप यहां देख रहे हैं कि है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वोट किसका काट रहे हैं? इनका वोट लेते हुए नहीं दिख रहे, तो फिर हरियाणा में भी बीजेपी को फायदा होगा 2024 में। तो जो सीटें थी वो तो है ही। लग रहा है कि सीटें जो हैं कहीं केजरीवाल बढ़ा देंगे, कहीं ओवैसी बढ़ा देंगे, कहीं मायावती की पार्टी बीएसपी बढ़ाने में मदद कर देगी। और आपको यूपी का बता देता हूं, यूपी में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था और यह सीट थी गोला गोकर्णनाथ की सीट। उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 34,298 वोट के अंतर से हराया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी बहुत दिन नहीं था, तब बीजेपी ने 29,294 वोट के अंतर से हराया था। यानी समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 97,000 वोट मिले थे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का 7,000 वोट गिर गया, वो 90,000 पर आ गई। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार की पॉपुलैरिटी सेकेंड टर्म में और बढ़ ही रही है, घट नहीं रही। और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? 80। तो अगर वहां समाजवादी पार्टी नतीजे आने के बाद और कमजोर दिख रही है, बीजेपी गेन कर रही है, तो 80 में से फिर लग रहा है कि बीजेपी यूपी में परफॉर्म कर जाएगी। तो वो अगर यूपी इंटैक्ट है तो आप समझिए कि आप वैसे खेल रहे हैं किसी टूर्नामेंट में कि आप सीधा क्वार्टर फाइनल से घुस रहे हैं, आपको लीग खेलना ही नहीं है। और बीजेपी कभी 70 सीट से ज्यादा जीत जाती है, कभी 60 से ज्यादा। तो यही रह गया तो खत्म है विपक्ष फिर तो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सीट उस लखीमपुर खीरी जिले में है जहां पिछले साल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने माहौल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। लेकिन पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, फिर उपचुनाव में जीत का अंतर और बड़ा कर दिया।
यूपी में बीजेपी का अगला टारगेट अब वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको याद होगा, इसलिए कहता हूं पाठशाला में अटेंडेंस फुल रहना चाहिए, तब एकदम इधर खुला रहता है। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में यादव वोट पर कंसंट्रेट कर रही है। ओबीसी पर तो उन्होंने बहुत काम किया, मायावती से सब खींच लिया, लेकिन अब वो यादव बेल्ट में भी घुस रही है और पूरी प्रमुखता से घुस रही है। यूपी में अब है मैनपुरी और दूसरी सीट, मैनपुरी की लोकसभा सीट, और रामपुर, यह है लोकसभा और यह है विधानसभा सीट। अब इन दो सीट पर बीजेपी की नजर है। यहां 5 दिसंबर को उपचुनाव होगा। मैनपुरी इसलिए खाली हुई क्योंकि मुलायम सिंह जी का निधन हो गया, और रामपुर की विधानसभा सीट आजम खान की सदस्यता जाने से खाली हुई है। दोनों जो है वो समाजवादी पार्टी के पास थी। इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में जीत हासिल की थी, तो पहले ही समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी जीत रही है। अब अपनी सीटें जीत भी रही है और समाजवादी पार्टी का वोट भी खींच रही है, और अगला मैनपुरी और रामपुर जीत गई अगर, हालांकि मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए हो सकता है सेंटीमेंट वोट हो, लेकिन अगर बीजेपी इस गढ़ में परफॉर्म कर पाई तो यूपी सॉर्टेड है। फिर अभी ही सॉर्टेड लग रहा है उनके हिसाब से। तो अगर 350 सीट भी बीजेपी को 2024 में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन राजनीति लंबी चलती है। 2024 के पहले क्या क्या होगा अभी कहना मुश्किल, ये 2022 के हिसाब से बता रहा हूं, आगे बताता रहा हूं। पाठशाला में राजनीति में जीत तो आरक्षण से नहीं मिलती, किसी की जीत रिजर्व नहीं, आरक्षित नहीं है, लेकिन इस देश में आरक्षण है। पाठशाला में अब सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले का चैप्टर जिसने आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी है, और इस बहस में 3 बुनियादी सवाल हैं। आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए, आरक्षण से हासिल क्या हो रहा है, और क्या आरक्षण अनंत काल तक चलेगा या आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है। आज ईडब्ल्यूएस कोटा यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने बहुमत के आधार पर इसे सही मान लिया। 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% यानी 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। तब संसद में 1-2 दलों को छोड़कर करीब करीब सभी दलों ने इसका सपोर्ट भी किया था, यानी जनप्रतिनिधि इसके पक्ष में थे। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगेगी और यह जारी रहेगा। लेकिन आपको इस फैसले की डिटेल, आरक्षण का इतिहास और आरक्षण से इस देश ने क्या हासिल किया जब बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है। पहले ईडब्ल्यूएस कोटा समझ लीजिए। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ दिया, जो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत ही राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30 के 1 में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उनको छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे प्राइवेट भी हो, उसमें भी इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। यानी सरकार ने जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें जो आरक्षण मिल रहा था उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। एक तरीके से ईडब्ल्यूएस में आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम। इस आय में सैलरी के अलावा कृषि, व्यवसाय और दूसरे पेशे से मिलने वाली आय को भी शामिल किया जाता है। अब यह संवैधानिक है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3-2 के हिसाब से। 3 जजेस ने कहा कि यह संवैधानिक है, 2 ने कहा कि नहीं भैया यह संवैधानिक नहीं।
आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, यह 3 जजेस ने कहा। 5 जजेस की बेंच में से किसने क्या कहा जानिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के फैसले को सही माना कि जो कमजोर वर्ग है सामान्य कैटेगरी में भी उसको आरक्षण दीजिए, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन माना। अब यह तो पता चल गया किसने क्या माना, किसने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अलग अलग जजेस ने अपनी अपनी राय रखी, जिनमें से कुछ आपको सुनना चाहिए, जो वाकई देश के लिए सोचने वाली बात है। संवैधानिक बेंच के 5 जजेस में से एक जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण सही है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा को अनिश्चितकालिक के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब वो चाहते हैं कि आरक्षण की जो दिया जा रहा है ये इसके खत्म होने की डेट होनी चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात की और यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल रहे, लेकिन वो 10 साल तो भूल जाइए, ये अब तक चल रहा है। जस्टिस पारदीवाला ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में बदल जाएगा। फैसले में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि समस्या का सही हल यही है कि उन चीजों को खत्म किया जाए जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि आरक्षण में पिछड़े वर्ग के एक बड़े हिस्से को शिक्षा और रोजगार मिला है, उन्हें अब बैकवर्ड कैटेगरी से हटा देना चाहिए। कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि जिनको फायदा मिल गया अब उनको बैकवर्ड कैटेगरी से हटा दीजिए, मतलब जिसको जरूरत है उसको मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक डिटेल सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है। और जज साहब कह रहे हैं कि यह होगा तभी उन लोगों पर ध्यान दिया जा सकेगा जिन्हें सही में मदद की जरूरत है। इन हालात में उन तरीकों को फिर से देखना होगा जिससे पिछड़ा वर्ग तय होता है, और यह भी देखना होगा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो आज की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। यानी 2-3 बातें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी कि भैया एक तो कोई लिमिट हो कि कब तक रिजर्वेशन मिलेगा, और जिनको मिलना चाहिए उनको फायदा मिले, जिनको मिल गया उनको कैटेगरी से हटाइए। इस वक्त सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में किसे कितना आरक्षण मिलता है वो सुन लीजिए। अभी जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण रिजर्वेशन, ये आज की डेट में जो मिलता है वो शेड्यूल कास्ट के लिए मिलता है 15%, 15%। शेड्यूल ट्राइब के लिए मिलता है, एसटी के लिए 27%। तो ये दोनों आप मिला दीजिए तो माफ कीजिएगा 7.5%, 1 मिनट, सॉरी 7.5%। और ओबीसी इन दोनों को मिलाइए तो करीब 22.5% हो गया, और ओबीसी को मिलता है 27%, 27% अलग से मिलता है, ये बाहर है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सामान्य वर्ग में थे, कमजोर आर्थिक तौर पर, उनको अलग से सरकार ने 10%, वो इस कैटेगरी में नहीं घुस रहे हैं, ये अलग है, ये अलग से 10% दिया गया था। तो ये इतना अभी मिलने की बात है, और अब ईडब्ल्यूएस वाला भी मिल जाएगा। 5 जजों की बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने आर्थिक रूप से आरक्षण को संवैधानिक बताया, लेकिन यह भी कहा कि आजादी के 75 साल बाद हमें समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आरक्षण की नीति की एक समय सीमा होनी चाहिए, वो भी याद दिला रही हैं कि आरक्षण खत्म होने की कोई तो डेट हो, लेकिन 75 साल बाद भी हम ये सीमा तय नहीं कर पाए। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो गया, इसी तरह की समय सीमा होनी चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने भारत के संविधान के 334 का हवाला दिया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की समय सीमा की परिकल्पना की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जा रहा है। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिए जा रहे आरक्षण के लिए समय सीमा तय की जाती है, तो यह एक समतावादी, वर्गहीन और जाति विहीन समाज की ओर ले जाए। ये वो जजेस थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में फैसला दिया। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है,
और यह आजादी के बाद से ही व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था कब तक रहनी चाहिए, इस पर बहस उस वक्त से चल रही है जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठकें हो रही। थोड़ा हिस्ट्री जानिए। संविधान सभा के कई सदस्यों ने कहा था कि आरक्षण लागू करने में कोई रुकावट नहीं है। सब मानते थे कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग को, उसको रिजर्वेशन मिले, उसको फायदा मिले ताकि वो आगे आए। लेकिन प्रावधान अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए, ये संविधान बनाने वाले भी मानते थे, संविधान सभा भी मानती थी, संविधान निर्माताओं की राय थी। इस प्रावधान की समय समय पर जांच होनी चाहिए कि असल में पिछड़े तबकों की स्थिति में बदलाव आ भी रहा है या नहीं। लेकिन नेताओं ने आरक्षण दिया और भूल गए। उन्होंने यह चेक करना जरूरी नहीं समझा कि जिनको हम आरक्षण के जरिए ऊपर लाना चाह रहे हैं वो ऊपर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यह भी देखना होगा कि सरकार ने पिछड़े तबकों को मौजूदा स्थिति से ऊपर उठाने के लिए उचित और पर्याप्त काम किया भी है या नहीं। लंबी बहस के बाद यह तय हुआ था कि हर 10 साल के बाद आरक्षण की समीक्षा की जाएगी और फिर आगे की दिशा तय की जाएगी। यह संविधान निर्माताओं ने तय किया। लेकिन पिछले 70-72 साल में बिना किसी गंभीर समीक्षा के आरक्षण चलता चला आ रहा। और आरक्षण से दिक्कत नहीं, सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, जिसको लाना था ऊपर, क्या वो ऊपर आए? आगे बताऊंगा कितना ऊपर आए, जरा आंकड़े देखिएगा, अभी रुकिए। और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आज जो हो रहा है उसके क्या मायने हैं ये समझना है तो आपको आरक्षण का पूरा इतिहास जानना होगा भाई। पिछड़े वर्गों के लिए सिफारिशें लागू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने काका कालेलकर आयोग बना दिया, इसका निर्माण कर दिया कि जरा आप देखिए ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। नेहरू साहब ने 1955 में यह कर दिया। लेकिन इस आयोग ने पिछड़ा वर्ग को लेकर जो सिफारिशें तैयार की उनमें कई कमियां होने के कारण इसको लागू ही नहीं किया जा सका, तो मामला अटक गया। अब 1955 से लटका हुआ है पिछड़ा वर्ग, जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, वो लटका हुआ है। एससी एसटी को 1950 से आरक्षण मिल रहा है। फिर आया 1978 का साल, इसमें इमरजेंसी लग गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नाम सुनिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, इनकी अगुवाई में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल चूंकि इसके अध्यक्ष थे इसलिए मंडल आयोग बन गया। कब बना? 1978 में। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश में ये जो मंडल आयोग बना, इस मंडल आयोग को क्या लगा भाई, इनको ये नजर आया, मंडल आयोग, इनको नजर आया कि देश में 3743 पिछड़ी जातियां हैं देश के अंदर, जो कि देश की आबादी का लगभग कितना है, 52% देश की आबादी का। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातीय जनगणना हुई नहीं थी, इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 यानी करीब 2 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में क्या बात थी, इसमें कहा गया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दीजिए। यह कब आया? 1980 में, 12 दिसंबर 1980 इसकी सिफारिश की गई। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सत्ता जा चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ चुकी थी। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को 1980 में जो आई, इसको डाल दिया ठंडे बस्ते। फिर आई राजीव गांधी की सरकार, उन्होंने भी मंडल रिपोर्ट पर कोई नहीं दिया। पिछड़ों की बात करने वालों ने पिछड़ों के लिए क्या किया यह भी जानना चाहिए, इसलिए सब हिस्ट्री बता रहा हूं। इसके बाद देश में वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार कब आई, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 7 अगस्त 1990
1990 यानी 1980 में कहा गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए, 10 साल कुछ नहीं हुआ। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश, इसको लागू कर दिया गया, यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट हकीकत हो गई और इसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिल गया। एससी एसटी के पास 22.5% पहले से था, ओबीसी को 27% मिल गया, यानी 49.5% आरक्षण हो गया। बहुत देश में बवाल मचा, बहुत बवाल हुआ और यहीं से जातिगत राजनीति ने जोर पकड़ लिया देश के अंदर, जो अब तक नहीं छोड़ रही थी। अब जाकर नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी वर्ग क्रिएट करके उस जातिगत समीकरण को तोड़ दिया। अच्छा, उस वक्त देश के कई इलाकों में छात्रों ने खुद को जिंदा जला लिया, लेकिन इस विरोध का आरक्षण के फैसले पर कोई असर नहीं हुआ। कभी विस्तार से बताऊंगा कि तब क्या क्या हुआ था, लेकिन आपको यहां जानना चाहिए कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग के लिए, ये जो मंडल आयोग आपको बता रहा हूं, ये इसकी हिस्ट्री हो गई, एक नाम मिटाने से अच्छा है। मंडल आयोग, इसने कितनी सिफारिश की? इसने 40 सिफारिश की। इसमें 40 सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाने के, लेकिन लागू कितनी हुई? मात्र 2 लागू हो पाई पूरी तरीके से, और वो 2 क्या थी? नौकरी में 27% आरक्षण और हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण। मंडल कमीशन ने जो ये बातें कही, जो चीजें रखी, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ था, लेकिन बस 27% आरक्षण देकर नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ दिया और फिर कैसे भूल गए, अभी आगे बताऊंगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आरक्षण और कल्याणकारी कदमों का ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज में ज्यादा आगे। इसलिए मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग में सबसे गरीब और वंचित तबके को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए कई सिफारिशें की थी। इसके अलावा मंडल आयोग का कहना था कि पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए, यानी यहां भी टाइम कैप था कि 20 साल, यानी 1990 में आया था, 2010 में रिव्यू हो जाना चाहिए था कि हमने क्या किया, क्या फायदा मिला, समीक्षा होनी चाहिए थी, यह मंडल आयोग ने कहा था। लेकिन आज इस बात को 42 साल बीते। आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े देखिए। अब हम आरक्षण को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं उसके क्लाइमेक्स पर है। हिस्ट्री आपने सुन ली, जजेस ने क्या कहा सुन लिया, जजेस के क्या पॉइंट्स थे वो आपने सुन लिए, संविधान सभा ने क्या किया जान लिया, A to Z पता चल गया। अब क्लाइमेक्स पर है कि आरक्षण का फायदा मिला कि नहीं मिला जिनके लिए आया था। 2015-16 में 2015-16 NSSO की एक रिपोर्ट आई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसने एक डेटा जारी किया जिसमें अमीरी गरीबी के कुछ आंकड़े सामने आए। सबसे पहले सुनिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी जो हैं, एसटी, आज इस देश के अंदर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में बैठी, राष्ट्रपति। लेकिन इतने सालों में आरक्षण देने के बाद भी एसटी वर्ग के लिए क्या हुआ? इसमें एसटी वर्ग में जो अमीर हैं, वो एनएसएसओ का डेटा कहता है वो मात्र 14% अमीर की कैटेगरी में आते हैं, यानी 100 आदिवासियों में 14 अमीर हैं। और जो गरीब आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, वो है 74%, 74% आबादी गरीब है। और इसके अंदर भी 51% जो है 74% में से वो पुअरेस्ट कैटेगरी है, पुअरेस्ट, बहुत गरीब। तो आज हम खड़े होकर यह सवाल पूछें कि नेताओं ने आरक्षण तो दिया, लेकिन क्या उस आरक्षण का लाभ मिला नहीं मिला, कभी पलटकर देखेंगे? अगर 51% शेड्यूल्ड ट्राइब आज की डेट में भी पुअरेस्ट कैटेगरी में है, तो किसको मिल रहा आरक्षण का फायदा? क्या इन सिर्फ 14% लोगों को? और जो संविधान सभा थी, क्या वो यही चाहती थी कि सिर्फ 14% अमीर हो आजादी के 75 साल बाद? तो क्या आप जिनको आरक्षण दे रहे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं, ये आंकड़े पूछ रहे हैं?
और ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, मैं आपको शेड्यूल कास्ट का बताता हूं। इसमें करीब 53% जो है 53% गरीब हैं, और इस 53% में भी 28% जो हैं वो बहुत गरीब हैं। तो आप किसको आरक्षण दे रहे हो बॉस? ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों में जो अशराफ हैं, जो ऊपर के लोग हैं, अपर कास्ट कह लीजिए, वहां पर वो सब ले रहे हैं और पसमानदा को छोड़ दिया है मरने के लिए। वैसे ही यहां आरक्षण तो लाया, आरक्षण के नाम पर लोगों को भिड़वाया, लेकिन जिनके लिए आरक्षण लाया वो गरीबी में मर रहा है, तो किसको दे रहे हो आरक्षण यार? दलित वर्ग का बच्चा कहां है, नहीं है, इसके बारे में सोच तो लीजिए। आरक्षण दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम देश हित में उस पर चर्चा तो कीजिए। जो बेचारा गरीब ही मरा जा रहा है उसके लिए बात तो कीजिए बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, और आपको बताएंगे बाप से अनोखा बदला लेने वाले दो बेटों की कहानी, जिन्होंने पिता की डांट के बदले में ऐसी बाइक बना दी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना सकी। अब तक आपने हवा में उड़ान भरते फाइटर प्लेन तेजस को देखा होगा, पटरी पर हवा से बात करती तेजस ट्रेन को देखा होगा, लेकिन अब तेजस नाम की इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस बाइक को किसी ऑटो कंपनी ने नहीं बल्कि दो भाइयों ने जुगाड़ तकनीक से तैयार किया है। इसे बनाने के पीछे कहानी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बाइक के शानदार फीचर्स के बारे में जान लीजिए, क्यों इसकी बात होनी चाहिए। यह इलेक्ट्रिक बाइक एक बार फुल चार्ज होने के बाद 150 किलोमीटर चल सकती है। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा है रॉकेट पे बैठे, अभी सीधा उड़ ही जाइएगा। इसमें अच्छी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियां 150 किलोमीटर का दावा नहीं कर पा रही। अभी इस फुल चार्जिंग में 6 से 7 घंटे का हालांकि समय लगता है। इस बाइक को 60 से 65 किलोमीटर की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बैक गियर भी है। आपने आज तक बाइक में बैक गियर नहीं देखा होगा, यह सबसे यूनिक फीचर है। इस बाइक की बनावट की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ ये खींचती है। पीवीसी पाइप का इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगी है, यानी ये बाइक काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और इस बाइक को बनाने में मात्र 35,000 रुपए लगे हैं, यानी अगली बाइक बनाने में ये लागत और कम हो जाएगी और इसे सुरक्षा, बैटरी, तकनीक और आराम के लिहाज से थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। आप इसे इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोटोटाइप कह सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश में यह काम शानदार है। इसे मेरठ के रहने वाले दो भाइयों आशीष और अक्षय सिंह ने मिलकर बनाया। आज से 120 साल पहले अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने की कोशिश की थी, कामयाब हुए। उसी तरह से मेरठ के सिंह ब्रदर्स ने, जो अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का जुनून पाले हुए थे, इनकी पहली कोशिश में ही कामयाब हो गए। इन्हें बाइक बनाने का आइडिया से आप जरा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अपने पिता से एनफील्ड बाइक के लिए पैसे मांग रहे थे, पापा खरीद दो। पापा ने मना कर दिया। इन्होंने अब कहा कि हम पापा से बदला लेंगे, मतलब अच्छा फ्रेंडली बदला। इन्होंने अपनी बाइक बना दी। सुनिए, ये मैंने ई बाइक बनाई है जो बैटरी से चलती है और जिसका एवरेज 150 किलोमीटर है। हाँ जी। अभी किसी से प्रेरित होकर आपने ये बाइक बनाई है? जी, मैंने अपने पिताजी से प्रेरित होकर बाइक बनाई है, क्योंकि मैंने उसे बुलेट की जिद करी थी। तो उन्होंने कहा था कि बुलेट को कौन देख रहा है, तो मेरे मन में उस दिन यही विचार था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ जिसे लोग देखें। इसका नाम सर तेजस रखा है, और तेजस मैंने भारतीय वायुसेना के विमान से प्रेरित होकर रखा है, क्योंकि इसे देख के लोग कहते थे कि ये रॉकेट जा रहा है, मिसाइल जा रही है, क्योंकि इसका लुक ही ऐसा। तो इसी आधार पर मैंने इसका नाम तेजस रखा। देखिए, ऐसा इंस्पिरेशनल काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब हर माँ बाप जो है वो बच्चे का कुछ भी डिमांड हो तो मना ही कर दें कि मेरा बेटा भी कुछ ईजाद ही कर देगा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 मुलाकात होगी। नमस्कार।